नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त उर्मिल सखी, हाजिर हूं लेकर कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से। आज जो हमारी मेहमान है वो साहित्य जगत का जाना माना नाम है, अदब की दुनिया का बहुत पहचाना चेहरा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मैडम गुरदीप कौर धीर की, जो कि मनोविज्ञान विभाग में अध्यक्षा रही हैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सेक्टर 11 गर्ल्स कॉलेज में चंडीगढ़ में, और गज़ल नज़्म सभी विधाओं पर लिखती हैं। बहुत से संकलन हैं, कई संस्थाओं की अध्यक्षा भी है और सह संयोजक भी हैं, और कई साहित्य संस्थाओं की सलाहकार भी हैं। ऐसा कोई साहित्य जगत का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जहां पर गुल मैम अपनी दस्तक ना दें, और आज हमारे स्टूडियो में भी उनकी दस्तक है। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं मैडम गुल का। मैम, आप आज हमारे स्टूडियो में आए और हमारा मान बढ़ाया और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले जस टीवी का, और सबको मेरा आदाब जी, सलाम और नमस्कार जी। और उर्मिल ने इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी, मैं इसकी मुस्तहिक नहीं नहीं, आप तो बहुत आपने ठीक है, मैं अपने जज्बों की बयानी करती हूँ। जी। अब लोगों को पसंद आता है नहीं आता है, ये तो उन्हीं पे छोड़ती हूँ। नहीं, वो तो हम जानते हैं कि आपकी नज़में, आपकी गज़लें किस तरह से सबके दिलों पर छाप छोड़ती हैं, और निस्संदेह आज हमारे दर्शक भी इसका पूरा लुत्फ उठाएंगे, इसका मुझे यकीन है। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं कुछ सवालों के साथ, क्योंकि साथ साथ हम आपसे सुनेंगे आपके दिल के करीब जो गज़लें हैं, कुछ हमारे दिल के करीब नज़में हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है, थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दीजिए। ओके, मैं गुरदीप कौर धीर गुल नाम से लिखती हूँ जी, और मैं चंडीगढ़ की ही रहने वाली हूँ जी। मेरा जन्म तो शिमला में हुआ था। मेरे अम्मी अबू पाकिस्तान से रावलपिंडी से आए थे पीछे से, और मैं आज़ाद हिंदुस्तान की पैदाइश हूँ जी। तो मैंने पहले ज़िंदगी के इब्तदाई साल तो वहीं गुजारे शिमला में जी, लेकिन मैंने अपनी एजुकेशन चंडीगढ़ में ही शुरू की थी जी। तो मैं बहुत छोटी थी, मेरी और चंडीगढ़ की उम्र लगभग एक जैसी है जी। क्या बात है। तो मैं 1-2 साल छोटा होगा चंडीगढ़ जी, लेकिन मैं चंडीगढ़ को तब से जानती हूँ जब ये बिल्कुल सुनसान और जैसे लगता था मेरे लिए ही बना है चंडीगढ़, क्योंकि लोग भी नजर नहीं आते, सुनसान था, कहीं कहीं कोई घर होगा, बड़ी दूर दूर तक घर थे और मतलब बहुत दूर तक हम देख सकते थे। क्या बात है। कुछ सरकारी घर थे जिसमें 22 सेक्टर में, वहाँ मैं रहती थी। जी, जी। तो मैंने सारी अपनी तालीम यहीं पे हासिल की जी, शुरू से अब तक मैं यहीं पे हूँ जी। तो भगवान की इच्छा है कि मेरी शादी भी चंडीगढ़ में हो गई। क्या बात है। और मेरी नौकरी भी चंडीगढ़ में लगी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में। जी। तो बहुत छोटी थी जब मेरी नौकरी लग गई, मैं 21 साल की उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी। तो आप अभी भी 21 की ही लग रहे हैं। क्या राइटर कभी बूढ़ा नहीं होता, मन से तो नहीं होता, नहीं तन से भी नहीं होता। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता बनी रहती है। लिखते हैं। हाँ, देखो, हम उम्र से तो हम नहीं बच सकते। प्रकृति जो जिस तरह से हमारा जिस तरह से एक पत्ता देखिए पेड़ पर, है ना, पुराना होता है, हल्का सा पीला होता है, जर्द होके फिर जब अपने पड़ाव पे जाता है, लेकिन जर्द भी तो होगा तभी तो नए पत्ते आएंगे। तो इसलिए हमें अपनी जर्दी पर भी, हमें जो जर्द हो रहे हैं तो हमें उस पर भी फक्र है, क्योंकि हमें हर मोड़ पे हमें स्वाद आना चाहिए, उम्र के हर मोड़ का। बहुत खूब कहा, है ना। और मैं यही कहूंगी कि हर मोड़ पे अब मेरी उम्र की शाम है जी, तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शाम भी अच्छी लग रही है। जी बिल्कुल, जैसे शहर अच्छी लगती नहीं, आपकी शाम तो नहीं है, आपकी दोपहर है। नहीं, अब तो शाम ही कहना चाहिए। तो मैं शुरू से तो फिर आप ये बताइए, जो आपने किताब लिखी है इतनी सारी, अब तक कितनी पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं? मेरी 6 किताबें अब तक आ चुकी। मौलिक पुस्तकें 6 हैं। हाँ, मौलिक पुस्तकें 6 आई हैं जी। उसमें 4 कविताओं की हैं जी, और 2 मेरी साइकोलॉजी के ऊपर है। जी, क्योंकि आपने बताया अभी जी, जी, कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 11 चंडीगढ़ से जी मैं जॉब करती थी और वहाँ पे मैंने 35 वर्ष काम किया है। जी, आप अध्यक्षा भी रही हैं मनोविज्ञान डिपार्टमेंट से, साइकोलॉजी मनोविज्ञान डिपार्टमेंट। तो बतौर गजलकार हमने आज आपको आमंत्रित किया है, दस्तक दी है आपने, तो शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी गजल के साथ।
क्योंकि बातें भी करेंगे लेकिन हम गजलों का स्वाद भी जरूर, चखेंगे, जरूर, है ना? जरूर। तो जी, तो मैं गजल, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मैंने जो इब्तिदा की थी गजल या नज़म या रुबाई, जब मुझे मालूम भी नहीं था, जी। तो मैं सिर्फ 12 वर्ष की थी। क्या बात है। तो मैंने उस वक्त एक रुबाई लिखी, हम्म, और उस वक्त हम लोग पिक्चरों से बहुत मुतासिर होते थे, फिल्मों से। तो फिल्मों से, क्योंकि वो माँ बाप कभी कभी ले जाते थे हाँ, दिखाने के जी। लिए। तो मैंने कोई देवदास या कोई इस टाइप की पिक्चर देखी थी और मैंने अच्छा। एक रुबाई लिख दी। हाँ, तो और उसमें पुरानी पिक्चरों में ये होता था कि पुरानी जो हीरोइन है, खातून है, वो चुप करके हर दर्द सहती हैं, मुंह से नहीं बोलती। और पहले की कहानियों में, जो पहले की फिल्मों का मर्म यही रहता था। हाँ, सब्र महिलाओं को ऐसा दिखाया गया बहुत ज्यादा, बहुत, तो सहन करने वाला। बिल्कुल सहन करना, जब्त करना, आगे से नहीं बोलना, कुछ भी हो, ये एक खासियत है औरत की कि वो टॉलरेट करती जाए। तो मुझे लगता था इतना ज्यादा प्रेशराइज करते हो, ये बोलती क्यों नहीं। तो मैंने एक शेर लिख दिया। जी। तो जब शेर लिखा तो मैं अब किसको बताती घर में क्या कि मैंने लिखा है। हाँ। तो फिर अब मेरी बुआ जी थी और उनको मैंने दिखाया, तो वो तो बहुत नाराज सी हो गई। उन्होंने कहा नो, लड़कियां ऐसी चीजें नहीं लिखती। तो मैं तो एकदम से डर गई और मैंने वो बंद किया और डायरी में रख दिया। उसके बाद मैंने किसी को कभी नहीं सुनाया। और मुझे लगता है कि वहीं से शुरुआत हुई है अपने दिल की बात डायरी में, कागज में, पन्नों पे कहने की। बिल्कुल। ब्याज एक मैंने ले ली थी और उस ब्याज, हम डायरी को ब्याज कहते हैं जी, तो उसमें नोट करती रहती थी जी, तो वो उन पन्नों पे लिखती रही। शुरुआत इस तरह से हुई। तो जी आगाज कीजिएगा एक गजल के साथ। जी जी। मैं बहुत खूबसूरत किस्सा है कि एक लड़की जो है जब अपने दिल की बात किसी को नहीं कह पाती और उसको रोक दिया जाता है, तो वो किससे कहे अपने दिल की बात? कागज से ही तो कहेगी। और वही कागज जब एक के पर्त के बाद एक इकट्ठे होते हैं और वो एक किताब बन जाती है, और वो जब किताब बनती है तो वो एक किताब नहीं होती, एक महिला का दिल होता है। और वही आज जो है गुल मैम लेकर आई हैं, बहुत सारी किताबें, यानी बहुत सारे दिल। बहुत सारे दिल नहीं, एक ही दिल नहीं, मुझे इतने जज्बात है, एक दिल के अंदर इतने जज्बात हैं कि वो एक किताब में समा ही नहीं सकते, इसलिए फिर जो है बहुत सारी किताबें लिखनी पड़ी। बहुत सारी लिखनी पड़ी, अभी बहुत सारी लिख भी रहे हैं जी। तो वो मैं पहला वो शेर आपको सुनाती हूँ जो मैंने लिखा था। जी जी, इरशाद। स्वागत है जी, स्वागत। मुझे याद है जी। तो वो था, नावाकिफ तो नहीं हम महरूमी है मसरत से। क्या बात है। ये हम नावाकिफ नहीं है खुशी से कि हम एब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस हो तो हम कोई ऐसे नहीं जानते नहीं। नावाकिफ तो नहीं हम महरूमी मसरत से, मगर मेरे महबूब को जो कुछ हुआ तो हम बगावत कर देंगे। क्या बात है, मेरे महबूब को जो कुछ हुआ तो हम बगावत कर देंगे। तो ये जो औरत जब खूब सब्र और जब्त कर ले, तो हो सकता है कोई टाइम ऐसा आ जाए जब वो उठ जाए, अपना सर उठाए और कहे कि नहीं मैं बोलना चाहती। सही बात है। तो मेरे बोलने का ढंग लिखना था। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक राइटर की सबसे बड़ी पहचान है, ढंग होता है जी जी। उस पे भी मैंने एक शेर लिखा था, अदब का ये करीना भी नजरअंदाज क्या करते। क्या बात है। मतलब पोएट्री लिखने का करीना, अदब, हाँ, लेखन साहित्य को कहते हैं, साहित्य को। अदब का ये करीना भी नजरअंदाज क्या करते, दर्द इतना शदीद था कि बाआवाज क्या करते। क्या बात है मैम। एक मुकम्मल गजल की ओर चलते हैं। एक तो पहली जो आपको सुनाऊंगी, एक गजल के चंद मिसरे, छोटी सी है। ये मैं अल्लाह का शुक्र कर रही हूँ कि मुझे अदब के साथ जोड़ा सुखनवरी। तो उसको ये नजरे खुदा को नजर करती हूँ। तो प्यार का हर फर्क उसके नाम जी, अल्लाह को मुखातिब कर रही हूँ जी। प्यार का हर फर्क उसके नाम जिसने लफ्जों को रोशनाई दी। क्या बात है, जिसने लफ्जों को रोशनाई दी। रोशनाई स्याही को बोलते हैं। यस। प्यार का हर फर्क उसके नाम जिसने लफ्जों को रोशनाई दी, बख्शी तन्हाइयों को रौन के बज़्म, बख्शी तन्हाइयों को रौन के बज़्म, आंखों को नूर की बधाई दी। आंखों को नूर की बधाई दी। क्या बात है। बख्शी तन्हाइयों को रौन के बज़्म,
आंखों को नूर की बधाई दी, माहो अंजुम, माहो अंजुम चांद और सूरज, चांद और सूरज, माहो अंजुम सजा के रातों में मेरे ख्वाबों को खुशनुमाई दी। क्या बात है, क्या बात। माहो अंजुम सजा के रातों में मेरे ख्वाबों को खुशनुमाई दी, दे के लम्हे, दे के दो लम्हे प्यार के ए गुल, दो जहां की मुझको खुदाई दी। क्या बात है। दे के दो लम्हे प्यार के ए गुल, मेरे जहां को खुदाई दी, दो जहां की मुझे खुदाई। मैम पहले तो जो है ये बताइए कि हमने बहुत सारी बातें करेंगे और भी सुनेंगे भी आपसे। मुझे ये बताइए कि आपकी प्रेरणा कौन है? इतना खूब लिखती हैं आप किन को पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हैं? किन किन से जो मुतासिर हैं आप? कौन है आपकी प्रेरणा? मैं तो बहुत प्रेरित हुई हूँ शायरों से। मैंने गालिब को पढ़ा जी। जब पढ़ा गालिब को तो मुझे समझ नहीं आती थी, उर्दू बहुत मुश्किल थी जी। फिर मैंने फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ा जी, बहुत खूब। ज़ौक़ साहब को पढ़ा, फिर मैंने साहिर लुधियानवी को पढ़ा, जो और भी करीब हो गए दिल के, क्योंकि वो हमारे मन की बात लिखते थे थोड़े बिल्कुल लेवल पे। साहिर लुधियानवी जी, साहिर लुधियानवी, बटालवी जी, हाँ बटालवी, शुभ बटालवी, अमृता प्रीतम जी, ये मेरे प्रेरणा स्रोत। खास तौर से पंजाब में तो अमृता जी को और फिराक गोरखपुरी जी बहुत अच्छा लिखते हैं। ये मेरे फेवरेट हैं जी। मुझे लगता है ये मेरे भी हैं। इनको मैं कभी भी अभी भी पढ़ती हूँ। हाँ बिल्कुल। मुझे कभी भी जब मुझे लगे कि अब मुझे अपने मन की बात पढ़नी है तो मैं महीने में ये वो शायर हैं, वो राइटर हैं जिन्होंने अपना जिगर जो है कागज पे उतारा है। बिल्कुल ये वो है। और बहुत अच्छा लिखने के लिए बहुत अच्छा पढ़ना और भी जरूरी होता है। वो बहुत जरूरी है, किसी भी शायर के लिए बहुत जरूरी है। तो पोएट्री या शायरी से मैं कैसे वाबस्ता हुई ये तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा जी। क्योंकि जब मैंने लिखा तो मैं कभी सोचती हूँ कि मैंने पहली ये रुबाई या मैं शेर क्यों लिखा जी। कोई अफसाना भी लिख सकती थी बिल्कुल हाँ। तो मैं कोई नॉवल भी लिख सकती थी जी। पर बस या यूं ही मुझे ना जैसे रिदम मेरे मन में बसा हुआ था, रिदम या मीटर या राइमिंग, तो मैं उसको तो अपने गुरु ग्रंथ साहब को ही मानती हूँ कि उसमें हर एक चीज वो लयबद्ध है। तो उसमें राग हैं कुछ तो हो सकता है बहुत अच्छा, क्योंकि हम गुरबानी पढ़ते थे घर में, मेरे माँ बाप वो गुरु ग्रंथ साहब से पाठ किया करते थे। मेरे पिताजी की बहुत अच्छी आवाज थी जी, इतना वो शब्द कीर्तन भी गाते थे जी। काम तो उनका अलग था, लेकिन वो जब इतना मीठा गाते तो हम ध्यान से सुनते थे। तो जैसे लय और म्यूजिक मेरे सुरताल का ज्ञान, बहरों का, सुरताल तरन्नुम का, वो चीजें हाँ। बहर मैंने इनकी कोई तालीम नहीं ली है जी, लेकिन जैसे मन के अंदर बस गए जी। और गज़ल में तो बहुत ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें बहर, मीटर, रदीफ, काफिया पूरा हमें निभाना पड़ता है। पूरी गिनती कौन सी बहर है ना। तो मन की बात कहूँ तो मैंने इनके बारे में कभी नहीं पढ़ा, लेकिन काफी हद तक जो है जिस तरह से जब हम तरन्नुम में या गाकर किसी शेर को कहते हैं तो काफी हद तक हम अपने जो है हाँ लयबद्ध हो जाते हैं। और रचना मुझे लगता है कि कविता जो होती है वो सीधे सीधे कागज पे उतरती है, लेकिन गजल जब तरन्नुम में हम गाते हैं तो वो अपना बहर में सेट होके शायद हमारे दिल से निकलती है। बिल्कुल ठीक है ना, ऐसा ही रहता है। तो मुझे ये भी बताइए कि आप जब किताबें लिखते हैं तो गजल ज्यादा लिखते हैं, नज्म लिखते हैं, या अपने सिलेबस बुक्स आपने कितनी लिखी हैं अभी तक मनोविज्ञान? मैंने मनोविज्ञान में 2 किताबें लिखी हैं जी। एक किताब तो मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने कहा था, टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, तो वो पंजाबी में जी। तो वो लिखी मैंने, तो वो इंग्लिश में लिखी लेकिन फिर मैंने खुद ही ट्रांसलेट किया उसको पंजाबी में जी। तो वो उन्होंने छापी। और एक मैंने लिखी थी ग्लॉसरी ऑफ साइकोलॉजी जी, जिसमें इंग्लिश टू पंजाबी डिक्शनरी टाइप। ओके, तो वो टेक्निकल वर्ड्स साइकोलॉजी के पंजाबी में क्या बोलेंगे उसको, तो वो एक तरह की डिक्शनरी थी। ये 2 किताबें 2 साइकोलॉजी पे लिखी जी। तो मैंने मुकालमे लिखे हैं, आर्टिकल्स जी, आर्टिकल्स जो मेरे अखबारों में छपे हैं, ट्रिब्यून में, वो मैंने सारे इंग्लिश में हाँ। आपके पढ़े हैं मैंने, आपके आर्टिकल्स बहुत अच्छे लिखते हैं आप, इंग्लिश वाले भी मैंने पढ़े हैं। और दूसरा मुझे ये बताइए कि जब आपकी पहली किताब कौन सी छपी थी? पहली किताब मेरी आबशार है जी, यहाँ पे छपी जी जी हाँ जी।
ये रहे जी। तो आबशार को ही निकालते हैं हम सबसे पहले और करते हैं आगाज आपकी प्यारी सी खूबसूरत गजलों से। आबशार का मतलब झरना होता है। झरना, आबशार का मतलब झरना, यानी इसमें वो नज़में हैं जो झरने की तरह बहती हैं। बिल्कुल जी, मैं इस किताब को एक बार दिखाना चाहूंगी, मुझे दीजिए जी। बहुत ही खूबसूरत किताब है जी। हाँ, ये देखिए आबशार, ये 1989 में 1989 में प्रकाशित हुई थी और इसी में से गुल मेहमान जो है गजलें हमें एक गजल सुनाती जी जी, इरशाद में। तो वो ये मेरे बड़े दिल की करीब है जी, क्योंकि मैं बताऊं कि मैंने आपको बोला मैंने शायरी छुपा के रखी थी, कभी बताती नहीं थी। तो मेरी शादी भी हो गई, मैं अपनी डायरियां साथ ले गई। मेरे शरीके हयात को भी नहीं मालूम था कि मैं शायरी लिखती हूँ। उन्होंने पूछा ही नहीं। धीरे धीरे तो धीरे रात को लिखती थी। तो ये पता था कि कुछ लिखती है डायरी में, लेकिन ये नहीं पता था क्या लिखती है। तो फिर वो हमारे नेबर थे जी, और डीसी थे अम्बाला के जी, वो शेर व शायरी में बहुत शौक रखते थे। उन्होंने ऐसे वो मेरे पतिदेव के साथ घूमने जाते थे, उन्होंने पूछा कि कोई शेर सुनाइए। ना कहा मुझे नहीं आते, मेरी बीवी लिखती है। वो बड़े इंटरेस्टेड हो गए। तो इन्होंने क्या किया, मेरी डायरी उठा के उसको दे दी। क्या बात है। तो मुझे नहीं पता कि इन्होंने दी है जी। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी गजलें हैं, तो उन्होंने छपवा दी। क्या बात है, ये तो बड़ा मुबारक मौका था, मुबारक था। और ये जो रफ प्रिंट आ गया जब, तो इन्होंने तो पढ़ा नहीं, मेरे हस्बैंड ने जी। मेरे बेटे का जन्मदिन था, उस दिन आके कहते ये देखना जरा। तो वो रफ प्रिंट था जी। तो मैंने कहा अरे ये तो मेरी गजलें हैं। कहते हाँ मैंने छुपवा दी। अच्छा, उन्होंने टाइप करवा के दिखाई होगी प्रकाशित करवाने से प्रकाशित करवाने के लिए। उसने कहा वेट कर दो। अब उस वक्त मैं क्या वेट करती, मैंने उस हिसाब से तो लिखी नहीं। पर आपको हैरानी तो बहुत हुई होगी। बहुत ज्यादा, है ना। और अब एक पति इससे बढ़िया गिफ्ट दे नहीं सकता। एक राइटर तो ये खास तोहफा है मेरी जिंदगी का। तो मैंने कहा मेरा बच्चा जब पैदा हुआ था तो मुझे इतनी खुशी हुई थी जितनी आज आपने किताब छपा। ये होता भी है कि जब हमारी पुस्तक प्रकाशित होती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे नवांकुर का जन्म हुआ, जैसे हमने एक बच्चे को जन्म दिया हो। और मैं तो मैम ये भी कहूंगी कि जब हम एक बच्चे को जन्म देते हैं तो 9 महीने हम गर्भधारण रहता है और प्रसव पीड़ा एक ही बार होती है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो ये गर्भधारण जन्म जन्मांतर रहता है। क्या बात है ना। और ये पीड़ा कभी खत्म ही नहीं होती है। बिल्कुल है ना। और ये पीड़ा ये ऐसा प्रसव है जिसका कोई अंत नहीं है लिखने का। तो इसको हम बार बार झेलते हैं, इस दर्द को, इस प्रसव पीड़ा को। और जब भी हमारी नई रचना का जन्म होता है तो ऐसा लगता है कि एक मेहमान और आ गया। चीज बिल्कुल जी जी, खुदा की तरफ से सौगात मिल जाए। सही बात है मैम। तो मैं एक और कहते हैं कि इंसान सब कुछ बनता है लेकिन राइटर बनता नहीं है, पैदा होता है। तो राइटर पैदा होता है। करम तो बिल्कुल बिल्कुल। इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, है ना, टीचर बनते हैं, बट राइटर्स बनते नहीं, पैदा होते हैं। जी हाँ, शायरी नाजिल होती है ऊपर से। बिल्कुल, खुदा की जो इनायत है वही राइटर होता है। बिल्कुल मैम। तो मैम गजल से आगाज कीजिए क्योंकि हम बेकरार हैं वाली किताब से। हम आपकी पहली गजल से जो है सुनने की पहली गजल, हाँ, सुनने को बेकरार हैं। ओके जी, तो अर्ज करती हूँ जी। उदासी के कोहरे में लिपटा है बदन मेरा। उदासी के कोहरे में लिपटा है बदन मेरा। ओहो। मेरे वजूद ने चादर गमों की ओढ़ी है। मेरे वजूद ने चादर गमों की ओढ़ी है। हिज्र की रात लंबी है, बहुत लंबी है। जिंदगी प्यार की थोड़ी है, बहुत थोड़ी। क्या बात है, जिंदगी प्यार की थोड़ी है, बहुत थोड़ी है जी। दूर तलक भी कहीं साहिल की नहीं परछाई जी। हम बात कर रहे थे गजलों की, तो मैम सुनाइए अपनी, जो हम सबके भी इस साल जो है नया साल शुरू हुआ है, तो आप क्या कहेंगे नए साल की आमद पर? शुक्रिया जी। मैं नया साल बहुत मुबारक कहती हूँ सब लोगों को जी। तो मैं उसमें मैंने एक शायरों के मन की बात कही, एक कपलेट शेर लिखा है, इरशाद। तो बोलती हूँ, ठिठुरते लम्हों में नए साल का आगाज होता है। ठिठुरते लम्हों में आज देख लीजिए हम ठिठुर भी रहे। ठिठुरते लम्हों में नए साल का आगाज होता है। उम्मीदों के तलु होने का यही अंदाज होता है। क्या बात है। तलु उदय होने का।
उम्मीदों के तलु होने का यही अंदाज होता है। जमी जब उचक कर उफक तक एड़ी उठाती है। जमी उचक कर उफक तक, उफक तक, आसमान तक, आसमान तक जब एड़ी उठाती है। जमी जब उचक कर उफक तक एड़ी उठाती है। सहर लेती है करवट, सुखन बा आवाज होता है। क्या बात। सहर लेती है करवट, सुखन बा आवाज होता है। तो सुखन साहित्य को कहते हैं। जी। तो हर एक शायर या कोई क्रिएटर या कुछ भी मुसव्विर हो, अफसाना निगार हो, कोई ड्रामा लिखने वाला हो, तो वो जो उनको बहुत मुतासिर करता है कि नया साल आगाज हुआ तो क्या। तो हर साल नई नई चीजें, नई उमंग नई पैदा होती हैं। तो मैंने भी एक नज़म लिखी है नए साल पे। इरशाद वर्ष करती हूँ जी। फिर एक नया खुर्शीद तलू होगा। खुर्शीद सूर्य को बोलते हैं। फिर नया खुर्शीद तलू होगा, अबरे गम छट ही जाएंगे। क्या बात है। गमों के बादल अबरे गम जी। फिर एक नया खुर्शीद तलू होगा, अबरे गम छट ही जाएंगे। कुछ नई उम्मीदें पनपेंगी, स्याह जर्रे फिर रुशनाएंगे। क्या बात है। कुछ नई उम्मीदें पनपेंगी, स्याह जर्रे फिर रुशनाएंगे जी। टूटे हुए साज तर्क होंगे। टूटे हुए साज तर्क होंगे। नए नगमे लबों पर आएंगे जी। एक अर्जी रब को भेजी है। क्या बात है। एक अर्जी रब को भेजी है जी। सतरंगी धनक थमा जाए। क्या बात है मैम। मुफलिस कलील ज़ईफों को, गरीब और बूढ़े और बेचारे जो कमजोर होते हैं, मुफलिस कलील ज़ईफों, ज़ईफ बूढ़े को बोलते हैं, बूढ़े को, हाँ। मुफलिस कलील ज़ईफों को फिर नई उम्मीद दिला जाए। सूखे पपड़ाए होठों पर जी। फिर जश्न तराना आ जाए। किसी समत ना गम के बादल हों, हर दिल को मोहब्बत मिल जाए जी। सब्जा कण कण पर बिखरे जी। सहरा में गुंचे खिल जाएं जी। बोसीदा आलम फिर निखरे जी। सूखे पत्तों पर सब्जा हो जी। कदमों कदमों पे रेशम हो जी। मखमूर घटाएं फिर उमड़े जी। इस साल जीस्त के रंगों में सब रंग तिलिस्मी भर जाएं। क्या बात है। इस साल जिसके रंगों में सब रंग तिलिस्मी भर जाएं। हम सब की दुआ है मौला, हम रमज़े हयात समझ पाएं। क्या बात है। जिंदगी का राज हम रमज़े हयात समझ पाएं। इस साल कयामत ना बरपे। गुल सब की ये मुकर्रर कीजिए। इस साल तो हम सब दुआगो हैं मौला, रमज़े हयात समझ पाएं। इस साल कयामत ना बरसे। हाँ। गुल सब की उम्मीदें बराएं। क्या गुल सब की उम्मीदें बराएं। तो ये मुझे लगता है कि गजल तो है ही, गजल के साथ साथ नए साल के आगमन पर एक दुआ है। मुझे लगता है ये दुआ गजल ज़्यादा है। अगर इसका हम उन्वान कहें, इसका हम अगर शीर्षक करें, तो मुझे लगता है ये सारी की सारी गजल दुआ है कि इस साल हर चीज़ अच्छी हो, हर किसी को हर वो चीज़ मिले जो वो दिल से चाहता है। और मैं मोहब्बत भरी गजल, दुआ भरी गजल के बाद आपसे फिर से गुजारिश करती हूँ कि एक और गजल सुना दीजिए, क्योंकि अभी तो आगाज हुआ है। जी। तो मैं एक गजल के चंद मिसरे जी इरशाद। तो ये हैं मेरी गजल सेकंड वाली किताब से है जी। तो कौशिक कुजा उसका नाम है जी। तो कौशिक कुजा का मतलब कौन सी वाली ये वाली है जी 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 ये वाली किताब। हम इसको जरा कौशिक कौसे गुजह कुजा जी, इसका मतलब क्या होता है बताएंगे दर्शकों को। इसका मतलब इंद्रधनुष। इंद्रधनुष ये उर्दू वर्ड है जी हाँ फॉर इंद्रधनुष। कौसे खुजा इस किताब का अर्थ होता है इंद्रधनुष। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारे इंद्रधनुष होंगे, अलग अलग रंग के होंगे। रंग के हैं जी। तो जी। ये मैंने किताब, ये इस किताब में नज़्में भी हैं, गजलें भी हैं जी। तो बहुत सारे रंग हैं, तो इसलिए मैंने सतरंगी धनक जैसे बोला। तो वो ये कौशिक उसको भी सुनेंगे जरूर जी। इरशाद। तो मैं गजल के चंद मिसरे जी। घुटने लगा है दम मेरा जज्बों की भीड़ में जी। घुटने लगा है दम मेरा जज्बों की भीड़ में। इंसान खो गए हैं रिश्तों की भीड़ में जी जी। इंसान खो गए हैं रिश्तों की भीड़ में। नाआशना ख्याल हैं जज्बे हैं अजनबी
क्या बात है, बहुत खूब। ना आशना ख्याल हैं जिसमें है अजनबी, वाकिफ नहीं है कोई भी चेहरों की भीड़ में। क्या बात है, वाकिफ नहीं है कोई भी चेहरों की भीड़ में, तो दिल के मुआमलात हों अब किस तरह बयां। दिल के मुआमलात हों अब किस तरह बयां। जी, दिल के मुआमलात हों अब किस तरह बयां। अल्फाज खो के रह गए हरफों की भीड़ में। क्या बात है मैम, अल्फाज खो के रह गए हरफों की भीड़ में। जी, तो मंजिल को पूछ लेते हम हर संगे मील से। मंजिल को पूछ लेते हम हर संगे मील से। जी, वो नक्शे पा तो मिट गए कदमों की भीड़ में। क्या बात वो है। नक्शे पा तो मिट गए। इस शेर को आप फिर से बोल दीजिए। हाँ। बहुत ही गहरा अर्थ है इसका। हाँ, तो मैं संगे मील को देख के हम रास्ता तय करते जी, हैं। जी, मील का पत्थर। लेकिन मील पत्थर जो है, तो मील पत्थर तक पहुंचने के लिए कदमों के निशान ढूंढते हैं, तो निशान ही नहीं मिले तो कैसे पहुंचते। सही बात है, बहुत। तो मंजिल को पूछ लेते हम हर संगे मील से। जी, वो नक्शे पा तो मिट गए कदमों की भीड़ में। तो मक्तार्ज कर रही हूँ। गुल एक ही के वास्ते क्यों तुम उदास हो। क्या बात है मैम। गुल एक ही के वास्ते तुम उदास हो। लाखों गौहर बहे यहाँ लहरों की भीड़ में। क्या बात। लाखों गौहर मक्ता फिर से आप एक बार मुकर्रर कर दीजिए। गुल एक ही के वास्ते क्यों तुम उदास हो। लाखों गौहर बहे यहाँ लहरों की भीड़ में। देखिए ना क्या खास बात है, उस एक की खातिर सारी उलट पुलट होती है जिंदगी। इतने हीरे मोती जो रात हमारे हाथों से निकल जाते हैं, लेकिन हम एक ही की ख्वाहिश रखते हैं, उसी गौहर को पाने वही चाहिए। यस, तो यही इसी को मैंने मैग्नीफाई किया। जी, जी। तो आपसे गजलें भी सुनेंगे और लेकिन हमें बातों का सिलसिला भी आगे बढ़ाते हैं। तो ये बताइए कि भविष्य में आने वाली पुस्तकें आपकी कौन कौन सी हैं, कितनी पुस्तकें और आने वाली हैं? 3 तो अभी प्रेस में दी हुई क्या है, बात है, जल्दी आ जाएगी। तो वो गजल है, नज्म है? हाँ जी। एक तो नज़्मात की है जी, तो वो पूरे नज्म ही है, क्योंकि मैंने जो अब किताब पब्लिश की है जी, उसमें नज्म नहीं है, ये सिर्फ गजल की किताब है। जो अभी मेरी जो लास्ट किताब आई है ना, हाँ, हाँ। अश्क निशान नहीं छोड़ते, जी, जी, जो 2022 में आई, ये वाली। जी, ये किताब आपकी अभी इसी साल आई है। ये इसी साल आई है। ये आप बताइए दर्शकों को क्या लिखा है? ये लिखता है अश्क निशान नहीं छोड़ते। जी, जी, मुझे लगता है इस किताब का अभी आपने विमोचन भी नहीं किया है। हाँ, इसका नहीं किया। ये इसी की एक दूसरी किताब आई है हिंदी में। वैसे तो देखिए, वैसे तो मंच बहुत होते हैं, बहुत मंच होते हैं जहाँ पे हम पुस्तकों का विमोचन करते हैं। तो आइए आज आपकी पुस्तक का विमोचन कर देते हैं। पार्टी हम बाद में ले लेंगे। बहुत अच्छी तो बात आपकी है। पुस्तक का विमोचन आपकी सखी ने कर दिया है। और जी, ये क्या लिखा है? जी, 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 हाँ, ये उर्दू जुबान में। जी, 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 आप दिखाइए अपने हाथ से। ऐसे जी, तो नहीं, आप कर रही है ना, विमोचन करिए। जी, जी। ये पुस्तक है और आपने क्या लिखा है उर्दू में? अश्क निशान नहीं छोड़ते, इधर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अश्क निशान नहीं छोड़ते, अश्क निशान नहीं छोड़ते। जी हाँ, लेकिन राइटर निशान छोड़ जाता है। देखिए ना, आज हमने इनका इंटरव्यू करते करते, इनसे परिचय करते करते इनकी पुस्तक का विमोचन भी कर दिया है। अभी आई थी तो अभी मेरे वो बहुत सारे लोग मेरे को अप्रोच किया, हरियाणा साहित्य अकेडमी ने भी जी, और उर्दू डिपार्टमेंट ने भी, कि हम आपका विमोचन करना चाहते हैं। बहुत बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया। ये इसी की भी इसी साल आई है जी। ये हिंदी में, वो ही ये हिंदी में। जी, जी, क्या बात है। देवनागरी स्क्रिप्ट, ये देवनागरी में है जी। बहुत बहुत मुबारक मैम। सबसे पहले ये बताइए कि आप इतना लिखते हैं, इतनी किताबें आई हैं आपकी, तो आप किस वक्त लिखते हैं ये सब? आप अपना समय बताइए, क्योंकि मैं भी राइटर हूँ तो मैं भी जानूं। मुझे भी सीक्रेट्स चाहिए। कोई प्रिस्क्राइब टाइम नहीं है, जब तो कोई तखय्युल या कुछ एकदम से मन में आ जाता। नहीं, हो सकता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपका, जब आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं तो वो भी जान जाएं कि बहुत अच्छा किस वक्त लिखा जा सकता है। नहीं, बहुत अच्छा किसी भी वक्त लिखा जाता है, लेकिन मैं रात को ही हाँ, ये 10 बजे के बाद, क्योंकि वो सारे घर का काम और अपने फराइज निभा के जब मुझे लगता है वो मेरा टाइम है, तो वो वक्त सब बच्चे सो गए, मी टाइम, तो दैट इज मी टाइम, तो उस वक्त लिखती हूँ।
तो मैं शुरू से ही रात को ही लिखती हूँ जी। पढ़ाई भी रात को ही करती थी। हाँ, वो एकांत होता है, ख्यालों का जो दरिया बहता है, तो उसी ख्यालों के दरिया में जब हम बहते हैं तभी हम कागज पर संचित करते हैं, कोई भी जो ख्याल है ना। यस, और कोई ख्याल डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल। तो मैं चंडीगढ़ में रही हूँ जी। तो थोड़ा सा परिवार के बारे में भी जाने, तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे पति हैं जो हरियाणा से श्री सुजीत सिंह धीर जी, हरियाणा चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं जी। मेरे 2 बेटे हैं जी। बड़ा बेटा डॉक्टर है, उसकी वाइफ भी डॉक्टर है, बहू मेरी जी। और छोटा इंजीनियर है, उसकी वाइफ भी इंजीनियर, वो अब्रॉड रहते डॉक्टर और इंजीनियर। क्या बात है। तो जी, बस वो ये मेरा छोटा सा परिवार है। मेरे 4 पोते हैं जी। तो वो मेरी जिंदगी का धुरा है, मरकज है। तो मैंने जो अपनी लास्ट किताब है मैंने अपने बच्चों पोतों के नाम अपने अगली पीढ़ी के नाम, अगली पीढ़ी के नाम के वो अगर कुछ उनमें होगा तो वो साहित्य की सेवा करेंगे। जी, बिल्कुल। तो आप चंडीगढ़ के बारे में पूछ। और हाँ, आपको चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी से भी एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है साहित्य का। तो आपने साहित्य सेवा करी है कि आप साहित्य साधना के लिए आपको जो है ये अवार्ड दिया गया है पिछले दिनों। सबसे पहले तो आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही गजलों का दौर है, बहुत सारी किताबें हैं, हम इतना तो नहीं पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे आप तो इतना आप हमें नहीं सुना पाएंगे कुछ ही समय में, और हम निसंदेह सुनना बहुत चाहते हैं, लेकिन हम आपका फायदा जाते जाते जरूर उठाएंगे। जी हाँ, आपकी अगली गजल के लिए फरमाइश है और जो आपके दिल के बहुत करीब है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी एक नज्म है वो बहुत पूरे शहर में तहलका मचा रही है। कोई भी कार्यक्रम होता है तो गुल मैम अगर वहां पर हैं तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो ये ना कहे, जो है श्रोता दर्शक ये ना कहे मैडम वो गजल सुना दीजिए, वो सबकी फरमाइश है, दिल के करीब है। चलो, तर्क ताल्लुकात वही जी गजल शायद तर्क ताल्लुकात है जी, मैंने भी आपको सुना है बड़े मंचों पर। वो ब्रेकअप की नज़्म है, मैंने बहुत बार पढ़ी है, पर चलो लेकिन आपकी ब्रेकअप की गजल है, लेकिन मुझे लगता है ये सबके दिल को जोड़ने वाली है। तो ये गजल है, गजल नहीं नज़्म है। तो मैं उससे पहले एक शेर अर्ज करती हूँ। इरशाद। रिश्ते बन भी गए और रिश्ते टूट भी गए जी। रिश्ते बन भी गए और रिश्ते टूट भी गए, दिल कैसा सख्त जान था बादस्तूर चलता रहा। दिल कैसा सख्त जान था बादस्तूर चलता रहा। कुछ भी हो तो दिल तो धड़कता ही रहता है, कभी भी रुकता है। बिल्कुल सही। तो तर्के ताल्लुक के छंद में कुछ बंद आपसे पेश करती हूँ जी। हो गया तर्के ताल्लुक सब मसाइल हल हुए, हो गया तर्के ताल्लुक सब मसाइल हल हुए, रूबरू तू हम मुखातिब ये तो गुजरे पल हुए। क्या बात। रूबरू तू हम मुखातिब ये तो गुजरे पल हुए, जाने कितनी यादें कितने गीत कितनी चीजें अदली बदली थी, जाने कब गिरते संभलते एक दूजे की उंगली पकड़ी थी। तो अब जो हो चुकी हैं दोनों की राहें अलग, तो क्यों ना लौटा दे एक दूजे की चीजें सब। हाय हाय हाय, एक दूसरे की चीजें क्यों ना लौटा दे। क्या बात। तो अब जो हो चुकी हैं दोनों की राहें अलग, तो क्यों ना लौटा दे एक दूजे की चीजें सब। मैं दिलाऊं याद तुमको जो चीजें मेरे पास है, और जो तुम्हारे पास है उसका भी कुछ हिसाब है। एक गर्म बोसे का अक्स रह गया था मेरी हथेली पर। हाय हाय। एक गर्म बोसे का अक्स रह गया था मेरी हथेली पर। हथेली पर। क्या बात है। मेरे महावर का रंग गिर गया था तेरी देहली पर। मेरे महावर का रंग गिर गया था तेरी देहली पर, रह गया हरफे मोहब्बत लिखा था तूने जो किताब में, और वो खत भी यहीं पड़ा है भेजना था मैंने जो जवाब में। क्या बात है मैम, वो खत भी यहीं पड़ा है भेजना था मैंने जो जवाब में जी। हम भेजेंगे बर्फ के रोए जी जो भरे थे हमने गिलासों में। इसमें शिमला का अच्छा। हम भेजेंगे बर्फ के रोए जो भरे थे हमने गिलासों में, तुम भेजना रात की रानी की खुशबू जो भर ली थी तुमने सांसों में। तेरे कमरे के आगे शबनम भरी घास पर रह गए थे मेरे नंगे पैरों के निशान।
तेरे कमरे के आगे शबनम भरी घास पर रह गए थे मेरे नंगे पैरों के निशान। जो कहानी शुरू की थी हमने वहीं रह गया उसका उन्वान। तो रह गया था मेरा अश्क शायद तेरे रुमाल में। ये मैडम फिर से मुकर्रर थोड़ा। रह गया था मेरा अश्क शायद तेरे रुमाल में, आ गया तेरा तबस्सुम मेरे साथ मेरे ख्याल में। भेज देंगे हम अपने गुलाबी कंबल की हरारत, भेज देंगे हम अपने गुलाबी कंबल की हरारत, और वहीं छोड़ आए हैं हम अपनी आंखों की शरारत। और वहीं छोड़ आए हैं हम अपनी आंखों की शरारत। तेरे घर के आईने में रह गया था मेरा अक्स, कुछ तेरे चेहरे के नक्श हो गए मेरे दिल पे नक्श। तेरी मेज की दराज में रह गया राज़े हयात, मेरे दिल में पोशीदा है अब भी तेरी खास बात। इन सब के सिवा भेजना चंद जज्बे, चंद शिकवे, मीठे झगड़े, तिलिस्मी ख्वाब, अधूरी आसाइशें, सुलगते एहसास, और जो कुछ भी तेरी ज़िंदगी में गुल के नाम से वाबस्ता है। और जो कुछ भी तेरी ज़िंदगी में गुल के नाम से वाबस्ता है। जी देखिए ना, कितनी नाजुक, कितना मर्म, कितनी संवेदना थी उस ब्रेकअप, जो भावना है। और जब हम इस तरह की शायरी करते हैं तो वो शायरी सिर्फ हमारी नहीं होती, हम तो माध्यम होते हैं। न जाने कितने दिलों के जज्बात होते हैं, और वही तो होती है सच्ची शायरी। तो जी आप सभी ने आज सुना मैडम गुरदीप कौर गुल को, और गुल मैम जो हैं बहुत ही ऐसा कहती हैं जो दिल को चीर देना नहीं, मैं तो कहती हूँ दिल को निकाल देते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों मैडम गुल थे आज आपके समक्ष, और समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। जल्द हाजिर होती हूँ लेकर एक और फिर दस्तक में नए मेहमान के साथ। अब दीजिए अनुमति, प्रणाम।